हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 14 सितंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी प्रमुख हेडलाइंस के साथ जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है सरकार को घेरने की विपक्ष की तैयारी। महामारी की चुनौती के बीच संसद का मानसून सत्र आज से 23 विधेयक होंगे पेश। दूसरी न्यूज़ है कि सैन्य वापसी पर अब बैठकों का बदला मिजाज, कूटनीतिक और सैन्य बातचीत का सिलसिला रहेगा जारी। तीसरी न्यूज़ है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम के साथ संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। कोरोना महामारी की चुनौती के बीच यह सत्र कुल 18 दिनों का होगा, जो बगैर किसी छुट्टी के लगातार 1 अक्टूबर तक चलेगा। सत्र के दौरान सियासी तापमान बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि विपक्ष चीन के साथ एलएसी पर चल रहे विवाद, अर्थव्यवस्था और कोरोना संकट जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सरकार ने 23 विधेयक पेश करने की तैयारी की है और विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि वह कम से कम 4 विधेयकों का विरोध करेगा। फिलहाल संसद के मानसून सत्र का जो कामकाज तय किया गया है, उसमें पहले दिन राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव होगा और थोड़ा गहमी भरी होगी, क्योंकि विपक्ष ने राजग के उम्मीदवार हरिवंश के मुकाबले मनोज झा को उतार रखा है। हालांकि राज्यसभा के गणित के लिहाज से हरिवंश का चुनाव जीतना तय माना जा रहा है। अब संसद में क्या बदला दिखेगा नज़ारा। मानसून सत्र के दौरान संसद का नज़ारा बदला दिखेगा। पहली बार दोनों सदनों की बैठक एक साथ नहीं होगी। सोमवार को लोकसभा की बैठक सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, राज्यसभा की बैठक 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। मंगलवार से राज्यसभा की बैठक पहले और लोकसभा की बैठक बाद में 4-4 घंटे की होगी। सभी सांसदों को कोविड परीक्षण कराने के लिए कहा गया है। सिर्फ उन्हीं सांसदों को प्रवेश मिल जाएगा जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी। संसद की बैठक के लिए दोनों सदनों के कक्षों और गैलरियों का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी न्यूज़ है सैन्य वापसी पर अब बैठकों का बदला मिजाज। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में 29 और 31 अगस्त को हुआ टकराव, उसका असर दिखने लगा है। सैनिकों की वापसी को लेकर जो गेम अभी तक चीन के पक्षकार खेल रहे थे, अब वही दांव भारत आजमा रहा है। चीन को भी इस बात का एहसास हो गया है कि एलएसी के पास तैनात उसके सैनिकों पर भारत लगातार नजर रखे हुए है। सूत्रों का कहना है कि सैन्य विवाद को उलझाने के लिए अगले कुछ दिनों में स्थानीय कमांडरों और कूटनीतिक स्तर पर होने वाली बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है। मॉस्को के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच जिन 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है, उसे स्थानीय कमांडरों को ही लागू करना है। इस क्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच अगली वार्ता की संभावना भी तलाशी जा रही है। भारत पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों की वापसी की स्थिति को देखते हुए सीमा विवाद सुलझाने पर स्थापित विशेष प्रतिनिधियों यानी कि डोभाल व वांग के बीच बातचीत को आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन। पूर्व केंद्रीय और बिहार के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का 74 वर्ष की आयु में रविवार को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान एम्स में निधन हो गया। वह कोरोना से ठीक होने के बाद की सांस लेने की परेशानियों व फेफड़े के संक्रमण से पीड़ित थे। 1.25 महीने से एम्स में उनका इलाज चल रहा था। पिछले 1 सप्ताह से वह आईसीयू में वेंटिलेटर पर थे। रविवार सुबह 10:46 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने ट्वीट पर शोक जताया। वर्ष 1996 से 2014 तक वैशाली लोकसभा क्षेत्र से 5 बार सांसद चुने गए रघुवंश प्रसाद सिंह डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की पहली सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रहे थे। 3 दिन पहले उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है
और वो न्यूज़ है वार्ता के बीच अफगानिस्तान के 18 प्रांतों में तालिबान का हमला। कतर की राजधानी दोहा में चल रही अफगान वार्ता के बीच तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के 18 प्रांतों में सुरक्षा बलों द्वारा हमला किए जाने का पता चला है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रुहुल्लाह अहमदजा के मुताबिक ज़्यादातर हमले कुंदूज, हेमंद, बाल्ख, जवाजन, फरयाब घोर, हेरात, गजनी, उरुकजान प्रांत में हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस हमले का सुरक्षा बलों ने जोरदार जवाब दिया, जिसमें आतंकी संगठन को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से शनिवार से अफगानिस्तान वार्ता शुरू हुई थी। बातचीत में अफगानिस्तान सरकार की तरफ से अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक समिति भाग ले रही है। वहीं तालिबान ने भी एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है स्टार्टअप के लिए आईजी क्रेडिट गारंटी और सीड फंड स्कीम। दूसरी न्यूज़ है कोरोना महामारी ने मुश्किल की विनिवेश की राह, और जीएसटी क्षतिपूर्ति फार्मूले पर 13 राज्यों की सहमति। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। देश में स्टार्टअप के लिए राह और आसान बनाने की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी और सीड फंड स्कीम पर काम कर रहा है। डीपीआईआईटी सचिव गुरु प्रसाद मोहोपात्रा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इन दोनों योजनाओं को लेकर अंतर मंत्रालयीय स्तर पर विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है। एक साक्षात्कार में मोहोपात्रा ने बताया कि क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए एक कोष बनाया जाएगा। बैंक इससे स्टार्टअप्स को कर्ज दे सकेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस स्कीम के मिलने वाला कर्ज कैपेक्स क्रेडिट होगा, वेंचर कैपिटल नहीं। सीड फंड स्कीम को लेकर मोहोपात्रा ने कहा कि कई बार अपने आइडिया पर आगे बढ़ने के लिए शुरुआती स्तर पर स्टार्टअप्स को फंड जुटाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। गुजरात एवं केरल जैसे कुछ राज्यों में सीड फंड जैसी योजनाएं हैं। मंत्रालय भी ऐसी योजनाएं चला रहा है। सरकार देशव्यापी योजनाएं चलाना चाहती है। मोहपात्रा ने बताया कि दोनों योजनाओं को वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी। उसके बाद डीपीआईआईटी यानी कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इन योजनाओं के लिए कैबिनेट से स्वीकृति लेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कोरोना महामारी ने मुश्किल की विनिवेश की राह। कोरोना महामारी ने एक साथ राजस्व संग्रह के कई मोर्चों पर केंद्र सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। एक तरफ आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार सुस्त हो जाने से जीएसटी संग्रह काफ़ी कम हो गया है, दूसरी तरफ घरेलू और वैश्विक मंदी ने मिलकर विनिवेश की राह भी मुश्किल कर दी है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 2.10 लाख करोड़ रुपए की राशि विनिवेश से जुटाने का लक्ष्य रखा था। फिलहाल 5 महीनों के अनुभव को देखकर वित्त मंत्रालय ने जो नया आकलन किया है उसके हिसाब से इस वर्ष 1.20 लाख करोड़ रुपए की राशि ही विनिवेश में मिलती दिख रही है। यह राशि भी तभी मिलने की उम्मीद है जब अगले 2-3 महीने में ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर तस्वीर कुछ स्पष्ट हो जाएगी। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 2 हफ्तों में बीपीसीएल, कॉनकोर और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। इन तीनों कंपनियों के विनिवेश की प्रक्रिया दिसंबर 2020 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसमें 75 से 85 हज़ार करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है जीएसटी क्षतिपूर्ति फार्मूले पर 13 राज्यों की सहमति। जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर राजनीतिक खत्म होती नहीं दिख रही है। जीएसटी संग्रह में हो रही कमी के मद्देनजर राज्यों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि को लेकर प्रस्तावित फार्मूले पर कोई भी विपक्षी दल वाली राज्य सरकार तैयार नहीं है। अभी तक 13 राज्यों ने वित्त मंत्रालय की तरफ से प्रस्तावित फार्मूले पर सहमति जताई है। यह सभी राज्य भाजपा शासित हैं या यहाँ एनडीए से करीब रिश्ता रखने वाली राज्य सरकारें हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उड़ीसा ने क्षतिपूर्ति फार्मूले के पहले विकल्प का चुनाव किया है। मणिपुर ने दूसरा विकल्प चुना है। सूत्रों के मुताबिक गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश 1-2 दिन में अपना चुनाव बता सकते हैं। विकल्प 1 के तहत राज्यों को वित्त मंत्रालय की तरफ से विशेष व्यवस्था के तहत जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि के बराबर कर्ज आरबीआई से मिलेगा। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है निज भाषा बिना उन्नति नहीं, हिंदी का विरोध सभी भारतीय भाषाओं को कमजोर करता है। अंग्रेजी ने हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं की शक्ति घटाई है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा हिंदी कब बनेगी न्याय की भाषा। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने की बात तो होती है, पर न्यायपालिका की भाषा हिंदी हो, इस पर लोग मौन हैं। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा गया है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला द्वारा। तीसरा आर्टिकल है संसद का संदेश। संसद का जो मानसून सत्र आयोजित होने वाला है उसमें क्या संदेश जाएगा, ये आज से पता चल जाएगा। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है निज भाषा बिना उन्नति नहीं। भाषा सर्वोत्तम मानवीय सृजन है, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान की संवाहक है। सभी राष्ट्र अपनी भाषाओं के सम्मान और समृद्धि के लिए सजग हैं। भारत इसका अपवाद है। हिंदी भारत के मन का संगीत है, करोड़ों भारतीयों की मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषाओं की सगी बहन है। संविधान में राजभाषा है, बावजूद इसके हिंदी को उसके उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। यही याद दिलाने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन होता है। साल में एक दिन हिंदी का शेष 364 दिन अंग्रेजी का वर्चस्व। अंग्रेजी ग्लोबल है, हिंदी लोकल है, लेकिन लोकल के लिए वोकल के भाव का अभाव है। धारणा है कि अंग्रेजी के अभाव में उन्नति असंभव है, लेकिन एशिया के 48 देशों की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है। अजरबैजान की भाषा अजेरी है, अर्मेनिया की अर्मेनियन, इजराइल की हिब्रू, ईरान की फारसी, ओमान, सऊदी अरब, सीरिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, यमन, बहरीन, कतर, कुवैत आदि की भाषा अरबी है। चीन, ताइवान की मंदारिन, कोरिया की कोरियाई, श्रीलंका की सिंगली एवं तमिल, कंबोडिया की खमेर, अफगानिस्तान की पश्तो और तुर्की की तुर्की है। दक्षिण अमेरिका के 12 देशों में से 9 की भाषा स्पेनिश और ब्राजील की पुर्तगाली है। इस तरह यूरोप के 46 देशों में से 40 की भाषा अंग्रेजी नहीं है। डेनमार्क की डेनिश, रूस की रूसी, स्वीडन की स्वीडिश, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी की जर्मन, इटली की इटालियन, ग्रीस की ग्रीक, फ्रांस की फ्रेंच, स्पेन की स्पेनिश। सिर्फ ब्रिटेन की भाषा अंग्रेजी है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी अंग्रेजी मूल भाषा नहीं है, बावजूद इसके अंग्रेजी विश्व भाषा है। मूलभूत प्रश्न है कि अंग्रेजी न अपनाने वाले देशों और खासकर जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इजराइल आदि की इतनी तरक्की कैसे हुई। सभी देश मातृभाषा को वरीयता देते हैं, लेकिन भारत नहीं। भाषा विज्ञानी मातृभाषा को अभिव्यक्ति की स्वाभाविक भाषा बदलते हैं, तब मातृभाषा में शोध अनुसंधान भी सहज क्यों नहीं हो सकते हैं। नेहरू ने अंग्रेजी को विजेता की भाषा बताया। 1947 के बाद हिंदी भी विजेता की भाषा थी। अंग्रेज जीते, अंग्रेजी लाए, हम स्वाधीनता संग्राम जीते, हिंदी क्यों नहीं लाए। स्वाधीनता संग्राम की भाषा हिंदी थी, पर कांग्रेस अंग्रेजों को वरीयता देती रही। गांधी जी ने कहा, अंग्रेजी ने हिंदुस्तानी नेताओं के मन में घर कर लिया है, मैं इसे देश और मनुष्यत्व के प्रति अपराध मानता हूँ। बाजार उद्यम की भाषा हिंदी है। हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का विकास जरूरी है। हिंदी से किसी भी भारतीय भाषा की प्रतियोगिता नहीं है। हालांकि कभी कभी तमिल, कन्नड़ जैसी भाषिक क्षेत्रों से हिंदी विरोध की आवाज़ें उठती हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात हिंदी में प्रसारित होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए उम्मीदें बढ़ी हैं। सरकार भारतीय भाषाओं में शिक्षण के लिए तत्पर है और रोजगार के अवसर के लिए भी। शिक्षा नीति में मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने का उल्लेख भी है। सभी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण की भी व्यवस्था की जानी है। भाषा शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने की बात महत्वपूर्ण है, लेकिन भाषा प्रसार
उपयोग और राजभाषा के प्रति निष्ठा संवर्धन का काम अकेले सरकार ही नहीं कर सकती। हर भाषा हम भारत के होने का लोगों को स्वयं ही अंग्रेजी की ग्रंथि से मुक्त होने का निश्चय करना होगा। एक भाषा के रूप में अंग्रेजी से कोई बैर नहीं, लेकिन हमारी अपनी मातृभाषा की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हिंदी कब बनेगी न्याय की भाषा। राजभाषा पर संसदीय समिति ने 28 नवंबर 1958 को संस्तुति की थी कि सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों में कार्रवाई की भाषा हिंदी होनी चाहिए। इस संस्तुति को पर्याप्त समय बीत गया है, किंतु इस दिशा में अब तक कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 की धारा 2 के अनुसार किसी भी प्रदेश के राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से हिंदी या उस प्रदेश की राजभाषा में उच्च न्यायालय की कार्यवाही संपादित करने की अनुमति दे सकते हैं। इसी अनुच्छेद का लाभ लेते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी कार्यवाही की अनुमति दी गई। परंतु इसी तरह की मांग अब अन्य राज्यों से भी की गई तो उनकी मांग को ठुकरा दिया गया। शिक्षा के भारतीयकरण के अभियान को नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन उच्चतर न्यायपालिका में भारतीय भाषाओं के प्रतिबंध को लेकर कहीं कोई बहस नहीं हो रही है। भारत की स्वतंत्रता के 73 वर्ष और हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति के 71 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी देश की न्याय व्यवस्था नागरिकों को स्वभाषा में न्याय नहीं उपलब्ध करा सकी है। न्याय व्यवस्था का प्रश्न मात्र भाषा का नहीं है, स्वयं भाषा की अवधारणा, विधि का विवेचन और उसके न्यायानुकूलन होने का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। मैक्सवेल की निवेचन प्रणाली ब्रिटिश विधि व्यवस्था और उसके परंपरागत विधि शास्त्र पर आधारित है। भारतीय संवर्धन उसमें नहीं है। यही कारण है कि डिजिटल विषयों पर प्रस्तुत निर्णय समस्त शास्त्रीय शुद्धता के बाद भी आम जन को चौंकाने वाले हो जाते हैं। न्यायालयों में हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग को संभव बनाने का एकमात्र तरीका है कि मैक्सवेल को अपदस्थ किया जाए एवं भारतीय प्रणाली संस्कृति को प्रकट करने वाली व्याख्या विधि को स्थापित किया जाए। स्वाभाविक तौर पर इसके लिए भारतीय इतिहास की ओर झांकना होगा। 1857 में से भारतीय विधि के इतिहास और विकास को समझने के स्थान पर विधि शास्त्र के संपूर्ण भारतीय इतिहास को समझना होगा, जो 1857 के पूर्व से प्रारंभ होता है। ऐसी स्थिति में हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से मीमांसा की निर्वाचन विधि की ओर जाएगा, जो विधि सहित विविध शास्त्रों की व्याख्या प्रणाली के रूप में सहस्त्रों भाषा में से भारत में स्वीकृत रही है। इसमें अनुभव आश्रित एक ऐसी विशिष्टता प्रगतिशील है जो इसे मैक्सवेल की अपेक्षा अधिक उपयोगी और वस्तुनिष्ठ बनाती है। भारत में पुरातन काल से ही इसका प्रयोग होता रहा है। 20वीं और 21वीं शताब्दी में भी इस दिशा में अनेक कार्य हुए हैं। यदि ये कार्य हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में हुए होते तो इसके आधार पर व्याख्या की एक ऐसी प्रणाली का विकास किया जा सकता था जो मैक्सवेल को खारिज कर सकता था। किंतु इस दिशा में कार्य करने वाले सभी विद्वानों ने भाषा के महत्व की ओर ध्यान नहीं दिया। मैकाले को नकार कर भारतोचित शिक्षा की आवश्यकता को नई शिक्षा नीति 2020 पूर्ण करती है। अब न्याय की पश्चिमी प्रणाली को नकारने के लिए मैक्सवेल को भी खारिज करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है संसद का संदेश। इस बार सर्वदलीय बैठकों के बगैर ही संसद का मानसून सत्र आयोजित होने जा रहा है। ये बैठक कोरोना वायरस से उपजे संकट के कारण नहीं हो सकी, लेकिन यह कोई खास बात नहीं। इस तरह की बैठकें औपचारिकता होती हैं। इन बैठकों के जरिए संसदीय कार्यवाही को सही तरह चलाने का संदेश भले दिया जाता हो, लेकिन आमतौर पर इसके उलट काम होता है, क्योंकि कोरोना संकट के कारण इस बार कुछ अलग होगा। इस बारे में कुछ कहना कठिन है, फिर भी उम्मीद यही की जाती है कि पक्ष विपक्ष दलगत राजनीतिक हितों से परे हटते हुए राष्ट्रीय मसलों पर गंभीर चर्चा कर देश को सही दिशा देने की कोशिश करेंगे। इस बार ऐसे कई राष्ट्रीय मसले हैं जिन पर सार्थक चर्चा की कहीं अधिक आवश्यकता है। एक बड़ा मसला तो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अहंकारी अड़ियल चीन की ओर से पेश की जा रही चुनौतियों और दूसरा कोरोना वायरस के संक्रमण पर लगाम न लग पाना।
कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था को पहुंची तगड़ी चोट भी एक गंभीर विषय है। ऐसे गहन संकट के समय यदि संसद दलगत राजनीति का अखाड़ा बनी तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं होगी। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए और वो न्यूज़ है ओसाका दूसरी बार बनी यूएस ओपन चैंपियन। नाओमी ओसाका ने एक सेट से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए यहां विक्टोरिया अंजारेका को 3 सेट में हराकर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। जापान की ओसाका ने बेलारूस की अंजारेका के खिलाफ 1-6, 6-3, 6-3 से जीत के साथ दूसरा यूएस ओपन और कुल तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। बेलारूस की अंजारेका पहले सेट को अपने नाम करने में सफल रहीं। उन्होंने महज 26 मिनट में पहला सेट 6-1 से जीत लिया। ओसाका ने इस सेट में 13 बेंजा गलतियां की। दूसरे सेट में अंजारेका ने ओसाका की सर्विस को फिर तोड़ा और 2-0 से आगे हो गई, लेकिन यहां से ओसाका ने वापसी करते हुए 2 बार सर्विस तोड़ी और 4-3 की बढ़त ले ली। तो ये 14 सितंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।